तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। टू लॉन्ग स्टेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरी स्टडी करंट I1 and I2 separated by a distance d. If the currents are flowing in the same direction, show how the magnetic field set up in one produce an attractive force on the other. Obtain the expression for this force and hence define 1 ampere. ओके आपके पास दो पैरेलल वायर्स हैं। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि भाई एक ये आपका वायर हो गया और एक दूसरा वायर ये है। दोनों में करंट एक ही डायरेक्शंस में है, एक में I1 है तो दूसरे में I2 है। इन दोनों के जो बीच का सेपरेशन है ना प्यारे बच्चों, वो D है। ठीक, अब हमें एक वायर की वजह से दूसरे पर लगने वाले फोर्स को निकालना है। तो सबसे पहले क्या याद रखो कि किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो वो याद रखना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका किसकी वजह से, इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या फॉर्मूला होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो पहले वाले वायर की वजह से दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और वो उसके राइट में है, तो मैंने आपको बताया राइट में होगा तो इन्वर्ट होगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो अंदर की ओर होगा। और नहीं तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या क्या करोगे, उंगलियों को करंट की डायरेक्शंस में रखो, हथेली को उस तरफ मोड़ो जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और अंगूठा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। चलो मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड भी है करंट भी है तो आप फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। कुछ याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल। तो मैं अगर उंगलियों को अब देखो उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड में रखो और अंगूठे को करंट की डायरेक्शंस में रखोगे तो फोर्स आएगा आपका इधर, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना आ जाएगा F21। अगर मैं निकालूं तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, करंट है I2 और लेंथ मान लेते हैं L। क्लियर है? तो अगर मैं F21 ओवर L निकालता हूं प्यारे बच्चों तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, आप चाहो तो दूसरे वाले वायर की वजह से भी निकाल सकते हो, सेम आएगा लेकिन मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा। देखो ये आपके पास हो गया प्यारे बच्चों वायर 1 और ये आपका हो गया वायर नंबर 2। ठीक है, इसमें करंट I1 थी और इसमें करंट I2, दोनों के बीच का सेपरेशन D। अब आप क्या करो, इस दूसरे वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, होगा तो वही, बस करंट बदल गई है, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और किधर होगा, तो देखो सीधी सी बात है, इसके लेफ्ट में है तो आउटवर्ड होगा इधर। ठीक है ना, मैंने आपको समझाया। और नहीं तो भैया अपना वही कि उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखो, हथेली को उधर घुमाओ जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अंगूठा देखो। क्लियर है? अब फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स देखो, अब उंगलियां आपने कहां रख ली है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में। अंगूठा किधर रखा, देखो जल्दी देखो डायरेक्शंस अंगूठे की ऊपर की ओर, हथेली देखो किधर आएगी, तो हथेली इधर आ जाएगी। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आ गया, तो F12 निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd, करंट I1 इंटू L, L को नीचे भेज दो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपके पास आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, जो कि दोनों का सेम आया है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या कहता था ये, हैंस डिफाइन 1 एम्पियर। देखो 1 एम्पियर मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर से बता रहा हूं। अगर आप करंट को, अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपके पास आया है अभी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। अगर आप करंट को 1 एम्पियर लो, करंट क्या ले रहे हैं प्यारे बच्चों, 1 एम्पियर, सेपरेशन 1 मीटर लो, तो जो फोर्स आता है ना वो देखो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2π, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10 की पावर -7, तो आपके पास क्या आ जाएगा
2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर आप दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेते हो और उनमें अगर आपने करंट 1 एम्पियर फ्लो कराई है और उनके बीच का जो सेपरेशन है अगर वो 1 मीटर है तो उसमें जो लगने वाला फोर्स होगा ना प्यारे बच्चों वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो आप चाहो तो डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लेना, वरना मैं आपको लिखा चुका हूं। क्लियर है ना इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। 3 infinite long parallel state to 3 infinitely long parallel state current carrying wire ABC, ठीक है, are kept at equal distance from each other as shown in figure. The wire C experience net force F, ठीक है, the net force on wire C when द करंट इन वायर इज रिवर्स। ठीक है भाई, आपके पास हमारे कितने दिए हुए हैं? तो आपके पास 3 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैं और दूसरी बात क्या दिया हुआ है? तो आपको प्यारे बच्चों एक में करंट 2I दी रखी है, बहुत अच्छी बात है, एक में करंट I है और I है। ठीक है तो भाई देखो 3 वायर हैं, तीनों वायर में आपको करंट मेंशन है और तीसरे यानी जो C आपके पास है उसमें लगने वाला फोर्स भी आपको दिया हुआ है। दिया है नहीं फोर्स? भाई सी पर कितना फोर्स लग रहा है? तो भैया सी पर लगने वाला जो फोर्स है प्यारे बच्चों वो एफ है। लेकिन क्या पूछ रहा है? वो ये बात पूछ रहा है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन ए में रिवर्स कर दो, करंट की डायरेक्शन किस में रिवर्स कर रहे हो? ए में, तो भैया फोर्स कितना होगा? चलो करते हैं, पहले फोर्स निकालते हैं ए और सी के बीच में। चलो भाई निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहले निकाल रहा हूं F1 मान लेता हूं। F1 क्या है? फोर्स। F1 अगर हम चाहें लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन ए एंड सी। ठीक है भाई, ए और सी के बीच में। आपने फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ा था, μ0/2π I1 I2 ओवर डी। तो F1 मान लिया तो कितना आएगा? μ0, करंट कितनी है? एक में 2I है तो एक में I है, बहुत अच्छी बात है, 2I × I। डिस्टेंस देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो 2R है, तो ये आ जाएगा 2π × 2R। क्लियर है? तो 2 से तो 2 अपना कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा कितना? μ0/2π और I² ये आ गया। अब अगर देखो दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन होगा, इस तरफ फोर्स होगा, बहुत बढ़िया बात है। क्लियर है ना इतनी बात? अगर मैं F2 की बात करूं, F2 तो देखो F2 मतलब B और C के बीच में लगने वाला फोर्स, F2 ले लिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ B एंड C, बिटवीन B एंड C। चलो भाई अब इस पर फोर्स निकाले। देखो दोनों की करंट की डायरेक्शन तो इसमें भी सेम है ना, इसमें और इसमें भी क्या है? सेम है, तो इसका भी अट्रैक्शन होगा नहीं होगा? तो कितना आ जाएगा? μ0/2π, करंट दोनों में कितनी है? I × I है और आपके पास डिस्टेंस है R, तो μ0 I²/2πr। दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस F1 की भी और भैया F2 की भी, और दोनों बराबर है, तो आप इनको ऐड कर दो तो टोटल फोर्स क्या आएगा प्यारे बच्चों? F1 + F2, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा μ0 I²/2πr। क्लियर है? अब देखो क्या करा उसने, बोला कि अगर करंट को ए में रिवर्स कर दो, देखो रिवर्स करते ही क्या होगा? मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, बस क्या बदलेगा? तो भैया जब आप करंट को रिवर्स कर दोगे, देखो ये था ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो होगा क्या? तुरंत मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब F1 प्यारे बच्चों बाहर हो जाएगा, रिपल्शन होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन B और C के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो तो भैया उतना ही रहेगा ना, F2 नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रही है कि भाई आपने करंट को सिर्फ रिवर्स किया है प्यारे बच्चों, तो डायरेक्शन बदल गई। अब F1 देखो ध्यान से देखो,
F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना प्यारे बच्चों। दोनों पर जो फोर्स होगा अब वो F1 और माइनस F2 हो गया अगर आपने डायरेक्शन रिवर्स करी है सेकंड केस में, तो अब नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। जैसे ही आपने एक ही डायरेक्शन को रिवर्स किया, फोर्स बन गया जीरो। क्लियर है ना बात? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले तो। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपने क्या करा, फॉर्मूला मैंने अभी आपको ड्राइव कराया, याद रखोगे छोटी छोटी बातें कि भाई अगर दो वायर्स हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है ना, उसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये है। ठीक है ना? अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन और अपोजिट है तो रिपल्शन, बस इतनी सी बात याद रखो और हो जाएगा। चलें आगे, चलो भाई क्या कह रहा है। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे इसी में कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बातों को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L is placed in a magnetic field, it experiences a torque which is greater than the torque on a circular loop made of the same wire carrying the same current in the same magnetic field। देखो बच्चों, अब अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं तो टॉर्क का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है। देखो उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सब कुछ सेम है, बस एरिया की दिक्कत है क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट में एरिया आता है। ठीक है ना? जो टॉर्क है वो एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया की। कैसे? देखो आपने पढ़ा होगा ना, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और जो m है वो होता है करंट इनटू एरिया। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका एरिया ज्यादा है सीधी सी बात है उसका टॉर्क ज्यादा है। तो पहले भैया एरिया देखेंगे, सबसे पहला अपना काम यही है कि देखो लेंथ दोनों की सेम है, लेंथ, और एक का बनाया है स्क्वायर। देखो अगर मैं एक ऐसा सोचो कि L लेंथ का वायर लूं और उसका मैं एक स्क्वायर बना दूं, ठीक है, क्या बना दूं, स्क्वायर, तो उसकी साइड कितनी होगी, तो भाई L/4 होगी ना। भाई अगर आप L लेंथ का बना रहे हो तो सारी साइड तो L/4 होगी। और अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, मतलब L/4 का स्क्वायर, यानी L² अपॉन 16। बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं क्या लेता हूं, सर्कल लेता हूं, ठीक है भाई, सर्कल को ले लेते हैं, चलो यहां बना लेते हैं अपना एक सर्कल सा, ये बन गया, ठीक है। और जो सर्कल है उसकी रेडियस मैंने r ले ली, तो जो सर्क्यूमफेरेंस होगा वो 2 पाई r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l, तो रेडियस आ गई l अपॉन 2 पाई। एरिया का फॉर्मूला इसका भी देखो, एरिया होता है इसका पाई r², r मतलब l अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, तो क्या आएगा ये पाई L² अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो एक पाई से पाई चला गया तो आ गया कितना, L² अपॉन 4 पाई। तो एक आ रहा है L² अपॉन 4 पाई और दूसरा आ रहा है L² अपॉन 16, तो बताओ कौन बड़ा है इन दोनों में। तो सीधी सी बात है, जो सर्कल है उसका एरिया बड़ा है, क्योंकि देखो 4 इंटू पाई जो होगा 16 से तो छोटा ही होगा ना भैया। L² अपॉन 4 पाई इज ग्रेटर देन L² अपॉन 16, तो एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि टॉर्क किसका ज्यादा है, तो भैया टॉर्क तो सर्कल पे ज्यादा होगा, लेकिन इसने बोला है स्क्वायर पे ज्यादा है, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है ना? और इसने बोला कि स्क्वायर लूप कैरीज मोर एरिया, अ सर्कुलर लूप बोथ मेड ऑफ द वायर ऑफ द सेम लेंथ, तो दोनों चीजें गलत है। एक तो ये बोलता है कि जो स्क्वायर लूप है उसका एरिया ज्यादा है, गलत, टॉर्क ज्यादा है, गलत, तो कौन सा ऑप्शन हो गया भैया, डी ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गई ना, कि जिसका एरिया ज्यादा है उसका टॉर्क ज्यादा है, बस ज्यादा नहीं सोचना है। आगे क्या कहता है, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज जीरो व्हेन इट इज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही है भाई। देखो टॉर्क का एक्सप्रेशन हमारे पास है एम बी साइन थीटा। उसने एक बात बोली है कि जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है। दोनों एक ही डायरेक्शंस में हो गए ना प्यारे बच्चों, तो थीटा तो जीरो हो गया ना भाई। एक सरफेस के दो लोग पर दोनों ही परपेंडिकुलर, तो उनके आपस के बीच में तो एंगल जीरो होगा, तो टॉर्क हो गया जीरो। बहुत सही। अब क्या कहता है ये, अब ये बोल रहा है कि द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट ऑन ए लूप ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी। ये तो होगा, ये तो दिक्कत होगी भाई, गलत है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है, डॉट से नहीं मिलता। टॉर्क आपका होता है m क्रॉस b,
क्रॉस प्रोडक्ट होती तो बात सही होती, पर इन भाई साहब ने क्या बोल दिया, डॉट। तो ये गलत है। हाँ, असर्शन सही है, असर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत सही। देखो ध्यान से देखो, असर्शन रीजन की गलती, और आजकल बच्चे एमसीक्यू बहुत गलत कर रहे हैं, उसमें थोड़ा ध्यान से करें क्वेश्चंस को। क्या कहता है अगला, when radius of a current carrying loop is double its magnetic movement becomes 4 times। अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं ना प्यारे बच्चों, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए, और एरिया होता है कितना, एरिया बताओ, पाई आर स्क्वायर, होगा नहीं होगा। अब अगर मैं रेडियस को खुद सोचो डबल कर दूं, तो सीधी सी बात है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया ना, तो 4 I पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। तो भैया 4 टाइम्स हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, ये भी सही है कि अगर मैं रेडियस को डबल करूंगा तो भैया एरिया 4 टाइम्स होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 4 टाइम्स होगा। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन है, तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन ए बिल्कुल सही। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल डज नॉट डिपेंड्स। देखो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो m है वो होता है आपका NIA, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो भैया ये n पर डिपेंड करा, नंबर ऑफ टर्न्स पर करता है, एरिया पर करता है, करंट किस पर नहीं कर रहा, तो भैया वो इस पर नहीं करता। मटेरियल पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बात इतनी, पक्का सोच लो। चलो बढ़ते हैं आगे। ए स्क्वायर शेप प्लेन कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, पहले हम एरिया लिख देते हैं, दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो चीज गिवन है, क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला काम यही है कि आप जो गिवन चीज है ना उसको लिखो, क्योंकि लिखने मात्र से ही आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। यूनिट का खास ध्यान रखो, हाँ या ना। तो एरिया लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स लिख दिए, पहला काम ये करा, आगे बढ़े। कैरीज ए स्टडी करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट भी लिख दी 5 एम्पियर। इफ इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया 0.2 टेस्ला एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल व्हेन इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखो भाई, जो आपका क्या नाम कॉइल है वो कितना एंगल बना रही है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, उसने बोला है ना कि कैलकुलेट टॉर्क ऑन द कॉइल व्हेन इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये अगर मान लो, देखो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ये है और वो आपका यहां से इसके प्लेन से, उसने बोला ना व्हेन इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ये आपका 60 है। तो सीधी सी बात है ये तो 30 होगा ना, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। तो आप ये बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में क्या एंगल हुआ, तो 30 डिग्री होगा। गलती से भी ना 60 मत ना लिख देना, ये देखो ये गलती कर देते हैं बच्चे, 60 नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 60 तो भैया प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है, हमें निकालना तो उसके मैग्नेटिक मूवमेंट या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, ये गलती मत करना। थीटा 30 है, ये देखो थीटा कितना हो गया 30। अब फॉर्मूला लगाएंगे, चलो भाई। टॉर्क हमारे पास होता है कितना, एम भी साइन थीटा या NIA भी साइन थीटा, यही तो होता ना। चलो भाई क्या क्या दिया हुआ, 200 हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है। करंट प्यारे बच्चों कितनी है, करंट भैया 5 एम्पियर थी, लिख देते हैं 5 एम्पियर। एरिया आपके पास 10 की पावर -2 हो गया था। मैग्नेटिक फील्ड 0.2 है और साइन 30 आपका हाफ होगा। तो 200 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 0.2 एंड साइन 30 हो गया हाफ, तो ये इससे उड़ गया 0.1। तो आप इसे सोल्व करोगे तो ये 1 न्यूटन मीटर आएगा। देखो इन क्वेश्चनों में आपको क्या गिवन है वो अच्छे से आए, क्या गिवन है। और अगर ऐसा है कि भाई नहीं जी फॉर्मूले याद नहीं है, गिवन भी ठीक से नहीं थे, तो न्यूमेरिकल नहीं होते। सबसे पहले गिवन क्या है, फिर उसमें पूछा क्या गया है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला, और खास ध्यान रखना यूनिट का भी। क्लियर है इतनी बात, पक्का। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन।
राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट विद ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर हैविंग एन टर्न्स। देखो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है कि आपके पास पहला ए पार्ट देखते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि m इज इक्वल टू होता है एन आई ए, सही है, एन आई, और एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर कोइल है इस वजह से ये तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, कोई दिक्कत। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कंसिडर द अबव मेंशन कॉइल प्लेस इन YZ प्लेन विद इट्स सेंटर at the origin, derive expression the value of magnetic field due to it at point of इतना। देखो बच्चों एक बार तो हम कर ही चुके हैं इसको पहले ड्राइव, अब फिर से कर लेते हैं ड्राइव, चलो करते हैं। क्या कहता है कि आपके पास एक क्या दी हुई है, सर्कुलर कॉइल दी हुई है जो YZ प्लेन में रखी हुई है, ये तो कहा ना उसने YZ प्लेन में, ठीक है भाई, ओके ठीक, कि एक सर्कुलर कॉइल मैंने ले ली, ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है ये, ठीक है, इसके सेंटर से यहां से मान लेते हैं x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ठीक, इसमें करंट प्यारे बच्चों आपकी I है और इसकी रेडियस को मैं नाम दे रहा हूं A, ठीक है ना, और आपको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले जो ले रहे हैं उसको लिख देते हैं, consider a circular loop of wire of radius a and carrying current I। बात समझ में आ रही है, carrying current I, देखो पहले कराया गया था, कोई बात नहीं फिर से रिवाइज कर लेंगे, कैरिंग करंट I आपके पास है, ठीक है, ओके। एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, छोटा सा, बहुत छोटा सा, ये नन्ना सा एक एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dl, मैं इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं इस पॉइंट पर। तो देखो क्या करना है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इसको मैं मान लेता हूं फाई, तो जब आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके ठीक ऐसे होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तो होगा, और मैंने आपको बताया हुआ कैसे डायरेक्शन निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको कहा था कि आप उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या नाम करंट की डायरेक्शन में रखो और हथेली को उधर लेके जाओ जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो अंगूठा आपको यही डायरेक्शन देगा, और ये जो डिस्टेंस है भैया ये हो जाएगी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहला काम तो आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट लिया और उसकी वजह से मैग्नेटिक, ये भी फाई होगा, क्यों होगा फाई, आपने एक बचपन में थ्योरम पढ़ी थी कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, ये दो लाइंस दिख रही हैं ये और ये, इनके बीच में जो एंगल होगा वही उनके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये है, इनके बीच का एंगल भी यही होगा। तो पहले भाई इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो क्या हो गया, तो कंसिडर अ करंट एलिमेंट dl, consider a current element dl at the top of the loop, ठीक है भाई। अब इसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं तो कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट कितना होगा प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास है कितना 90 और डिस्टेंस हमें दी हुई है, तो मैं रखूंगा तो कितना आएगा, तो डी बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, तो वो आपके पास थी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, बहुत सही बात। अब देखो ध्यान से, जैसा ये छोटा सा एलिमेंट ऊपर लिया है वैसा ही एक एलिमेंट नीचे भी तो हो सकता है और होगा ही, बिल्कुल उसके सिमेट्रिक, और अगर आप जब इसकी वजह से प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो भी तो वही होगा, और जब आप उसका कंपोनेंट करोगे
ये देखो कंपोनेंट और सिखाता हूं मैं तुम्हें। जब आप कंपोनेंट करोगे तो देखो ऊपर वाले के जब मैं कंपोनेंट करूंगा तो उसके देखो उधर कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा डी बी कोस फाई, और जो इस डायरेक्शन में आएगा वो आएगा डी बी साइन फाई। हाँ या ना बताओ। और जब मैं नीचे वाले के कंपोनेंट करूंगा तो इस डायरेक्शन में आएगा डी बी कोस फाई, और दूसरी तरफ आएगा प्यारे बच्चों डी बी साइन फाई। अब बताओ कौन सा कंपोनेंट आपका काम का है। तो जो कोस वाला कंपोनेंट है बेचारा वो तो उड़ गया, सिर्फ काम का जो कंपोनेंट है वो साइन है और कोई नहीं है। कौन सा कंपोनेंट काम का है, तो साइन कंपोनेंट काम का है, कोस नहीं है। तो मैं जब मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो मेरे काम का सिर्फ और सिर्फ साइन कंपोनेंट है। क्लियर है इतनी बात। अब वैल्यू रख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन देखो होता क्या, तो साइन आपको तो प्यारे बच्चों याद ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपका ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिख देते हैं, तो आएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। अब देखो जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकालते हैं, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई, अब पावर ऐड हो जाएगी तो आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां बचा हुआ है डीएल। तो जो डीएल का इंटीग्रेशन है वो आप कर सकते हो, और लिमिट आप इसमें देखो डीएल का हो गया एल, और एल का सर्क्यूमफेरेंस कितनी होती है, जो आपके पास ये इंटीग्रेशन है डीएल, तो ये सर्क्यूमफेरेंस ही तो है प्यारे बच्चों। तो जो सर्क्यूमफेरेंस है वो होती है 2 पाई ए, रख दो। तो म्यू नॉट आई ए 2 पाई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये इससे उड़ गया 2 बार। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। किसकी वजह से, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से एक्स डिस्टेंस पर। तो फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है इतनी बात, क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। A closely bound solenoid of 2000 turns and cross sectional area carrying a current of इतने एम्पियर, okay, suspended through its center allowing to turn in horizontal plane. Find magnetic moment associated with the solenoid and the torque on the solenoid if the horizontal magnetic field is set up to an angle of 30 degree with this axis of solenoid. ठीक है भाई, अब देखो सबसे पहला काम क्या है, जो गिवन है उसे लिखते हैं। आपके पास n कितना है, तो n भैया 2000 है, बहुत अच्छी बात है। एरिया आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। करंट आपके पास है 4 एम्पियर। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो हम सीधा सीधा निकाल देंगे, एन आई ए। एन कितना है भैया 2000 है, करंट कितनी है 4 है, एरिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, जब आप सोल्व करोगे तो ये 8 यानी 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलो भाई मैग्नेटिक मोमेंट तो आ गया। देखो टॉर्क की बात करते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। सही है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा आ गया है 1.28, और ये है 7.5 इंटू 10 की पावर -2 और साइन 30। अब देखो एंगल की बात करते हैं। देखो एंगल हमारा जो है, उसने एक लाइन बोली है कि द टॉर्क ऑन द सॉलिड इफ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप टू एंगल 30 डिग्री विद दिस एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। हमें एंगल दिया हुआ, एंगल जो हम निकालते हैं वो किसके बीच में लेते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट और उस मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर है ना इतनी बात, वो हमें मेंशन है कितना 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। आप इसकी वैल्यू को रख दो तो आएगा कितना, ये देखो 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10 की पावर -2, और साइन 30 हो गया हाफ। तो दो से आप इसे उड़ा दोगे तो आएगा 0.64। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भैया ये आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -2
न्यूटन मीटर। क्लियर है? टॉर्क भी निकल गया और आपका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकल गया, दोनों बिल्कुल क्लियर है ना? देख लो, कोई दिक्कत हो तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? इफ एन अमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द मीटर ए। देखो बच्चों, अमीटर, अमीटर सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? देखो, अमीटर एक डिवाइस है जो हमारी करंट को मेजर करती है, विच यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसे डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रही है, ठीक। और जो अमीटर होता है वो बच्चों हमेशा किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में। चलो, ये बात भी आपको पता है, ठीक है। अब सीरीज में जब हम जोड़ रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस वेरी लो रखते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? वेरी लो। क्यों रख रहे हैं रेजिस्टेंस लो? क्योंकि वो सर्किट की करंट को अफेक्ट ना करे। अगर आप लो रेजिस्टेंस रखोगे तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो भी लो रहता है। तो हम क्या करते हैं? मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं और उसका जो रेजिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो लो रहता है। क्लियर होगी इतनी बात? क्यों रहता है लो? तो मैंने आपको बताया, ताकि सर्किट की जो करंट है उसको अफेक्ट ना करे। अब आप उसको किसकी जगह लगा रहे हो? वोल्ट मीटर। और जबकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और उसको हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो अब सोचो, अमीटर का रेजिस्टेंस कम है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आपको बढ़ाना है रेजिस्टेंस। तो आप क्या करोगे? एक हाई रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में जोड़ दो मीटर के साथ तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो हम वोल्ट मीटर की जगह यूज कर सकते हैं। तो क्या आंसर हुआ? कि अमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस लगाया जाए सीरीज के अंदर। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आ गई? अमीटर सुनते ही दिमाग में क्या आएगा? तुरंत आए कि भाई एक ऐसे डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है और सीरीज में जोड़ा जाता है और उसका रेजिस्टेंस लो होता है। जो वोल्ट मीटर है उसे पैरेलल में जोड़ते हैं और उसका जो है रेजिस्टेंस हाई होता है। और आपने सुना भी होगा कि आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, बढ़ते हैं आगे। हाइयर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर। बिल्कुल सही बात है कि अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो उसकी रेंज ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज। ये गलत है, सीरीज में नहीं, पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि सीरीज में लगाने पर तो भाई रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कहां जोड़ा जाता है? पैरेलल में। तो रीजन गलत है लेकिन असर्शन सही है। तो भाई हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। बात समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस को हम जितना कम करेंगे उसकी रेंज उतनी बढ़ेगी। और रेजिस्टेंस हम कैसे कम कर सकते हैं? तो शंट को, यानी कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ के, ना कि सीरीज में, क्योंकि सीरीज में तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। चलो भाई, डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी। देखो, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं कहूं कि एक स्मॉल करंट को गैल्वेनोमीटर से पास करें और वो आपको प्यारे बच्चों लार्ज डिफ्लेक्शन देता है, तो हम उसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी क्या है? तो देखो, करंट सेंसिटिविटी आप कह सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द deflection produced in the galvanometer when unit current when a unit current flow through it क्लियर है इतनी बात? अगर आप किसी भी गैल्वेनोमीटर से यूनिट करंट को अगर आप फ्लो करा रहे हो तो जो भी उसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा, उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों करंट सेंसिटिविटी, यानी कि SI इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। क्लियर है इतनी बात? और आपके पास जो फॉर्मूला था, वो हमारे पास थीटा अपॉन आई की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? NBA अपॉन के। ठीक है ना? ये आई थी। आप इसे याद रखोगे तो क्या हो गई आपके पास करंट सेंसिटिविटी? किसी भी गैल्वेनोमीटर से अगर आप
यूनिट करंट को फ्लो कराते हो तो जो भी आपको प्यारे बच्चों डिफ्लेक्शंस मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्लियर इतनी बात? बढ़े आगे, चलो भाई। कह रहा कि राइट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ये आता है कि भाई एक ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जा रहा है डिटेक्ट और मेजर करने के लिए, किसको? स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को। तो क्या दिमाग में आया सुनते ही? सबसे पहली लाइन आती है, देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज एन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, इज एन इंस्ट्रूमेंट used for the detection, used for the detection and measurement of small electric current। क्लियर है इतनी बात कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी डिटेक्ट करती है और मेजर कर रही है किसको? स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अब प्रिंसिपल क्या है? देखो बच्चों, प्रिंसिपल इसका बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। बस ये छोटी सी लाइन है। क्या लाइन है? कि इट्स ऑपरेशन is based on the principle that when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, the coil experience a torque। ठीक है भाई? तो क्या एक्सपीरियंस कर रही है? तो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। तो बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट और मेजर करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को। और किस पर बेस्ड है? कि जब किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। दोनों बातें क्लियर हो गई? पक्का? चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ना, मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम कैन मेजर अ करंट अप टू 1 एम्पियर। बिल्कुल ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस required to convert this ammeter to measure a current up to 5 एम्पियर। चलो भाई, देखो भाई, अगर मैं ये मान लेता हूं कि रेजिस्टेंस आर है, कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस हमने क्या लेट कर लिया है, लेट रेजिस्टेंस इज आर। अब देखो आपके पास जो V इज इक्वल टू है वो आई आर होता। तो पहले केस की अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज आपके पास हो जाएगा, देखो करंट कितनी है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 0.8। ठीक है ना इतनी बात? तो V इज इक्वल टू आ गया 0.8। अब क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस अमीटर इतना। देखो वोल्टेज तो सेम रहेगा ना, वोल्टेज तो बदलेगा नहीं। तो फिर से आप V इज इक्वल टू आई आर डैश लगा दो। आर डैश मतलब ये तो 0.8 है, करंट होगी 5। जो रेजिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों, देखो आप शंट मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में जोड़ रहे हैं। अब पहले जो रेजिस्टेंस था वो 0.8 था, उसके साथ मैंने पैरेलल में किसको जोड़ दिया है? एक आर रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। फॉर्मूला तो याद होगा कि अगर दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में होते थे तो फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये लगाया है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो कितना आता है। तो 0.8 आपके पास ये हो गया, 0.8 की 0.8 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8 8 जा 64 प्लस 0.8 आर इज इक्वल टू 4 आर। क्लियर? 4 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो बचेगा कितना? ये 4 में से तो 3.2 आर। तो आर की वैल्यू हो गई 0.64 अपॉन कितना? 3.2। ठीक इतनी बात?
तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32 यानी कि 0.2 ओम। क्लियर है इतनी बात? तो क्या बताया इसने कि मान लो आपके पास रेजिस्टेंस R है, तो करंट और रेजिस्टेंस पता है तो वोल्टेज तो वही रहेगा ना, वोल्टेज तो बदलेगा नहीं। तो वोल्टेज निकाल लिया। जब वोल्टेज निकल गया तो उसकी मदद से फिर हमने लगाया फॉर्मूला। इस बार करंट 5 एम्पियर थी, रेजिस्टेंस जो R डैश है वो हमारे R और 0.8 पैरेलल में है, इसलिए ये लगा दिया। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई। A galvanometer of resistance 16 ohm show full scale deflection for a current of 4 milliampere. How will you convert it into a voltmeter to measure a voltage up to a 3 volt? देखो बच्चों, जो आपका अमीटर होता है, वो सॉरी वोल्ट मीटर है, क्या काम करता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेजर कर रहा है, ठीक है। उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है? तो हाई होता है। तो वोल्ट मीटर सुनते ही क्या क्या चीजें दिमाग में आती है? किसको मेजर कर रहा है? विच पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करता है। हाई रेजिस्टेंस है, क्या है? हाई रेजिस्टेंस होता है इसका, और इसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। किसको? वोल्ट मीटर को, ठीक है ना। अब मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर का मेरे को क्या करना है? रेजिस्टेंस बढ़ाना है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस तो कम होता है। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? एक हाई रेजिस्टेंस लगा दूं, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? कि ये जो पूरा आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है ना, इतना सा, ये इतना हिस्सा, ये पूरा का पूरा एक वोल्ट मीटर है। क्लियर है इतनी बात? तो मैं क्या बताया तुम्हें कि जो वोल्ट मीटर है ना प्यारे बच्चों, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए उसे पैरेलल में लगा जाता कि आप उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सको। और आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदल रहा हूं तो मैं उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देता हूं। क्लियर है इतनी बात? अब आपके पास जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया V इज इक्वल टू आई जी इंटू टोटल रेजिस्टेंस यानी कि G प्लस R। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपके पास वोल्टेज तो है कितना भाई? करंट आपके पास है 4 मिली एम्पियर, वोल्टेज आपके पास है 3, तो भैया 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर में थी, एम्पियर में चेंज कर दिया। और आपके पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 16 ओम प्लस कैपिटल R। तो मैं लिख सकता हूं 16 प्लस कैपिटल R 3/4 इंटू 10⁻³ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो देखो कितना आएगा? 16 प्लस R इज इक्वल टू, देखो कितना है? 3 इंटू हो जाएगा 1000 और नीचे है 4, तो 4 से आप इसे उड़ा सकते हो, तो आएगा कितना? 250, यानी कि 750। तो R की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 750 माइनस 16, यानी कि आ जाएगा 734 ओम। क्लियर है इतनी बात? बात समझ में आ रही है कि गैल्वेनोमीटर को प्यारे बच्चों अगर आपको वोल्ट मीटर में बदलना है तो रेजिस्टेंस आपको हाई रखना पड़ेगा, यानी कि सीरीज में एक आप हाई रेजिस्टेंस को जोड़ते हो। क्लियर इतनी बात? क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया? चलो भाई, क्या कहता है? ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ एन मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करंट सेंसिटिविटी क्या बताई थी कि अगर अगर आप क्या कर रहे हो, यूनिट करंट फ्लो कराते हो और ऐसा करने पर जो भी डिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है, जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोल रहे थे करंट सेंसिटिविटी, जिसका फॉर्मूला आया था कितना? NAB/K, यही तो आया था। NBA लिख लो या NAB/K, ठीक है ना। N नंबर ऑफ टर्न्स थे, A फॉर एरिया था, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड था, ये आपके पास थे। अब हम कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं? देखो, मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकता हूं, हाँ या ना। मैं अगर N को बढ़ाऊं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है,
एरिया को बढ़ाऊं तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा हूं तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर रहे हैं तो उसकी करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, या एरिया को बढ़ा के या नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा के। ये तो हो गई छोटी सी बात, ठीक है ना, इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। करंट सेंसिटिविटी क्या है कि अगर आप यूनिट करंट फ्लो कराते हो, जो भी डिफ्लेक्शन हमें गैल्वेनोमीटर में दिख रहा है उसे हम बोल रहे हैं करंट सेंसिटिविटी। चलो भाई आगे क्या कहता है, एक गैल्वेनोमीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट IG, ठीक। A resistance R1 is required to convert into a voltmeter of range इतना। अच्छा जी, चलो कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ा है जो R1 है, ठीक है, और उसमें रेंज दे रखी है 0 से 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर, हाँ या ना। तो V हो गया 1 IG और G प्लस R1, इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई दूसरे में उसने कहा कि R2 को जोड़ा गया है, तो भैया जोड़ देते हैं R2 को, ठीक है। करंट आपकी हो गई IG। तो वोल्टेज इस बार प्यारे बच्चों 2 है, तो 2 इज इक्वल टू IG G प्लस R2, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। क्लियर है इतनी बात, दोनों इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, देखो 2/1 आई जी इंटू जी प्लस R2, और नीचे आ जाएगा आई जी जी प्लस R1। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 2G प्लस 2R1 G प्लस R2, तो आपके पास आ जाएगा G इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें। तो हमारा आ गया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमारा आ चुका है। क्या रेजिस्टेंस आया है, वो रेजिस्टेंस हमारा है R2 माइनस 2R1। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, देख लो एक बार पक्का। चलो भाई डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ एन गैल्वेनोमीटर, राइट इट्स एक्सप्रेशन। अभी आपको लिखी थी, कोई बात नहीं, एक बार और लिख लेते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो मैंने आपको देखो क्या बताया था कि इट इज डिफाइंड एज, आप लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the deflection, it is defined as the deflection produced, deflection produced in the galvanometer, produced in the galvanometer when a unit current, when a unit current flow through it। क्लियर है इतनी बात कि अगर आप यूनिट करंट फ्लो कराते हो तो जो भी डिफ्लेक्शन है उसे हम नाम दे रहे हैं करंट सेंसिटिविटी। और इसका जो एक्सप्रेशन है वो आप निकाल सकते हो थीटा अपॉन आई से, यानी कि ये निकल के आता है NAB अपॉन के। क्लियर है इतनी बात, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब क्या पूछा है, गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस G, show full scale deflection core current IG, how can it be converted into a meter to measure current up to I naught, ठीक है। what is the effective resistance of this ammeter, देखो बच्चों कि अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना चाह रहे हो, देखो उसने बोला है कि आप गैल्वेनोमीटर को किस में बदल रहे हो, अमीटर में, अमीटर में तो बदल रहे हैं। मैंने आपको बताया था अमीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो करंट को मेजर करती है और इसको हम सीरीज में लगाते हैं। ये तो है अमीटर, सुनते ही दिमाग में क्या आता है कि भाई तो अमीटर आपका सुनते ही दिमाग में आता है विच मेजर करंट, विच यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है, ठीक, हाँ या ना। एक ऐसे डिवाइस जो करंट को मेजर कर रही है। दूसरी बात यह है कि ये सीरीज में जोड़ी जाती है और अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो रेजिस्टेंस रहता है। ये तीन बातें आप याद रखोगे, ठीक है। और जो बच्चों गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर जो है बेचारा बहुत ही कम करंट को मेजर कर सकता है, ये उसकी खासियत है। ऐसे नहीं कि आप बहुत ज्यादा करंट को मेजर करें, नहीं,
अब जो लगभग ये करंट को मेजर कर रहा है वो या तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में होती है टिपिकली। मान लो ऐसे सोचो कि आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है, या ये हो गया इसका क्या, आप स्केल मान लो ये 0 इस तरह से, और मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए कि भाई ये मैक्सिमम अगर आप इसमें करंट फ्लो कराते हो तो जो गैल्वेनोमीटर है वो मान लेते हैं कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर जो करंट दे रहा है वो प्यारे बच्चों 1 मिली एम्पियर है। कितनी एम्पियर है? 1 मिली एम्पियर। बस ध्यान रखोगे कि जो गैल्वेनोमीटर है ना वो स्मॉल करंट ही मेजर कर पा रहा है। ऐसे नहीं है कि भैया आप ज्यादा करंट मेजर कर सकते हो, नहीं, जो गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। किसको? स्मॉल करंट को। अगर आपने इसमें 1 मिली एम्पियर मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये जो होता है ये आपका मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर कर रहा है। सपोज करो मैंने कह दिया कि भैया गैल्वेनोमीटर की जो औकात है ना वो 1 मिली एम्पियर तक है, ऐसे में थोड़ी देर के लिए मान लिया। अब अगर आप इससे ज्यादा कराओगे तो भाई ये 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस हीट की वजह से बेचारा चला जाएगा। लेकिन भाई नहीं, आप तो चाहते हो कि भाई ये ज्यादा करंट पास करे, ज्यादा करंट मेजर करे, तो क्या करोगे? ठीक है भाई, क्या करेंगे अब देखते हैं। देखो आप करोगे क्या, इसके साथ, इस गैल्वेनोमीटर के साथ आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे। अभी बताता हूं क्यों। किसको जोड़ रहे हो? स्मॉल रेजिस्टेंस को आपने यहां पर जोड़ दिया। ठीक है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस, फिर से बता रहा हूं, स्मॉल रेजिस्टेंस यानी कि शंट रेजिस्टेंस को आपने किस में जोड़ा है? पैरेलल में। इधर से मान लो करंट आ रही है आई नोट, तो इधर चली जाएगी आई जी, और बाकी की करंट जाएगी ऊपर आई माइनस आई जी। ठीक है ना? देखो कैसे समझा रहा हूं मैं। अब ऐसा समझो कि भाई दो जगह है, एक कुछ लोग मान लो ए से और बी तक जाते हैं। ठीक है, और ये जो रास्ता है इन लोगों के जाने का बहुत ही, मतलब ये समझ लो यहां से लिमिटेड लोग ही पास कर सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई ए से बी तक जो एक साथ लोग पास करते हैं, मान लो भैया 10 लोग पास करते हैं। कितने लोग पास कर रहे हैं? 10। ठीक, लेकिन किसी कारणवश बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है और आपको ज्यादा लोग पास करने, तो आप क्या करते हो? एक और इसके पास से ऐसे रास्ता बना देते हो जिसको हमने बाईपास बोल दिया। बात समझ में आ रही है? ये अब मान लो इधर से 1000 लोग आ जाते हैं। कितने लोग आ गए? 1000। तो इधर तो 10 ही जाएंगे, बाकी के जो 990 लोग हैं वो उस रास्ते से चले जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये ऐसा ही काम इसमें हो रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है ना प्यारे बच्चों, अब ये आपका गैल्वेनोमीटर हमें पता है भैया स्विच की जो औकात है वो भाई 1 एम्पियर की है। तो मैंने मान लो यहां से 1 एम्पियर करंट को भेजा, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो जो क्या नाम गैल्वेनोमीटर है वो 1 मिली एम्पियर करंट को मेजर कर रहा है। तो ऐसा समझो कि इधर से जो करंट गई वो कितनी जाएगी? 1 एम्पियर, मतलब 1000 मिली एम्पियर करंट पास करने पर मान लो इधर से कितनी जा रही है? 1। तो बाकी की जो 999 मिली एम्पियर करंट है वो इधर से चली जाती है। तो हमारे हिसाब से तो 1000 करंट अब पास कर गई ना, हमने तो 1000 करंट, 1000 मिली एम्पियर करंट को मेजर कर लिया। नहीं समझे बात को? कि मतलब जो हम 1000 मिली एम्पियर करंट पास करते हैं तो हमारे गैल्वेनोमीटर्स, मैंने एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ये नहीं कि एकदम एक्यूरेट वैल्यू है। मैंने मान ले कि अगर 1000 मिली एम्पियर करंट पास करता हूं तो गैल्वेनोमीटर से 1 मिली एम्पियर करंट पास हो रही है प्यारे बच्चों, और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, और बाकी की इस रास्ते से चली गई। ठीक है ना? अब मैं अगर ऐसा करता हूं कि भाई मैं इसमें से 500 मिली एम्पियर करंट को पास करता हूं। कितनी? 500 मिली एम्पियर। अब देखो उसी हिसाब से, किस हिसाब से? जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि भाई 1000 करने पर तो भैया इससे 1 मिली एम्पियर जाती थी। कितनी जाती थी? 1। तो अब कितनी जाएगी? तो सीधी सी बात है, अब गैल्वेनोमीटर से कितनी पास करेगी? 0.5 मिली एम्पियर। तो बाकी की जो 499.5 है वो इस रास्ते से निकल जाएगी। क्लियर है बात इतनी? भाई
जब ऐसा समझो ना कि भाई 1000 करते हैं तो एक जाएगी तो 500 में कितनी जाएगी 0.5, बाकी किस रास्ते से चलेगी। तो हमारा देखो हम क्या करते हैं फिर इसी रेशियो के थ्रू उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी मैं मैथमेटिकली आपको बताऊंगा। अब बात समझ में आ रही है ना थोड़ी बहुत, कि भाई एक ऐसा रास्ता जो कह रहा है भैया इतने ही लोग पास करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक बराबर से एक और रास्ता पास करा दिया लो रेजिस्टेंस वाला, तो बाकी की करंट तो उससे चलेगी ना, और पूरी हमारी करंट मेजर हो गई। क्लियर है ना इतनी बात पे? गैल्वेनोमीटर तो उतनी ही पास कर रहा है, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, अब ज्यादा करंट को फ्लो कर पा रहे हैं, ज्यादा करंट को मेजर कर पा रहे हैं। क्लियर है ना इतनी बात? चलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भैया मीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, ठीक है ना, और हम उसे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में। चलो भाई, अब अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर आ जाते हैं। ये जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, इसमें देखो दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो पोटेंशियल तो सेम ही होगा, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इस शंट के अक्रॉस होगा वो सेम एज ए गैल्वेनोमीटर होगा, नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, यहां लिख देता हूं मैं, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट, शंट समझ रहे हो, स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, is the same as is the same as across the galvanometer, across the galvanometer। क्लियर है इतनी बात? अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल V इज इक्वल टू आई आर, तो गैल्वेनोमीटर का हमें पता है, उसको ही पता है, तो हो जाएगा कितना करंट हमारे पास आई नोट, ये है आई नोट, ठीक। तो आई नोट माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी। क्लियर है इतनी बात? आप चाहो तो एस निकाल सकते हो, आ जाएगा आई जी इंटू जी अपॉन आई नोट माइनस आई जी। तो ये आपका शंट रेजिस्टेंस भी आ गया। क्लियर है इतनी बात? अब आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस अमीटर। सिंपल सी बात है, ये दोनों आपको किस में नजर आ रहे हैं, ये और ये दोनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं, तो पैरेलल में आपके पास फॉर्मूला तो है ही ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस का। क्या हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अगर मैं ये मान लेता हूं आर, तो जी और एस पैरेलल में है, तो जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, ये इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, जी एस अपॉन जी प्लस एस। क्लियर है इतनी बात? ये क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल का हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो सारी चीजें आ गई, नहीं आ गई, करंट सेंसिटिविटी आ गई, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदल दिया और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी आ गया। कोई दिक्कत हो देखो बता दो, समझ में उम्मीद है कि आ रहा होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर। अभी मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर को अगर आपको अमीटर में बदलना है तो क्या करोगे, एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दोगे। क्लियर है? ये बात तो अब क्लियर होगी आपको या नहीं, कि स्मॉल रेजिस्टेंस को किस में जोड़ रहे हैं, पैरेलल में। आप चाहो तो एक लाइन लिख लो, वैसे मैंने आपको देखो बता दिया है, कोई बिल्कुल ऐसा दिमाग में एकदम बैठा लो कि भाई कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक लाइन मैं लिख दे रहा हूं आपको ताकि याद रहे। क्या लाइन है, छोटी सी लाइन आपके लिए है कि द शंटेड गैल्वेनोमीटर, द शंटेड गैल्वेनोमीटर, shunted galvanometer is called ammeter। क्लियर है इतनी बात? कैसे बदला, क्यों बदला, वो हम अपने पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं कि बस एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर के, तो भैया वो अमीटर की तरह काम करेगा। चलो आगे क्या है, फॉर्मूला तो हमारा आ ही गया है। क्या फॉर्मूला था देखो, क्या करा था कि ये आपके पास दोबारा लिख देता हूं, ये गैल्वेनोमीटर था, ठीक है ना, और इसके ठीक पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को लगाया था, और यहां से अगर करंट आई जा रही थी तो इधर आपकी आई जी चली गई थी, बाकी करंट इधर से चली गई थी आई माइनस आई जी, ठीक है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस था वही पोटेंशियल डिफरेंस उस शंट के अक्रॉस होगा, तो आई इंटू आई जी एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। ये आई जी क्या थी, तो जो आई जी है ना प्यारे बच्चों, वो आपकी आई जी इज द करंट
IG is the current for full scale deflection, full scale deflection of गैल्वेनोमीटर। क्लियर है इतनी बात कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जब फुल डिफ्लेक्शन होता है तो वो करंट की वैल्यू है। ठीक है इतनी बात। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब दे क्या रखा है क्वेश्चंस में वो देखो। कह रहा है गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। चलो भाई हमारे पास जी की वैल्यू दे रखी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट भी दे रखी है, एंड कन्वर्ट इनटू एन मीटर ऑफ द रेंज ऑफ इतना, तो आई भी दे रखी है, एस पूछा है। निकाल देते हैं भैया। एस इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है ना इतनी बात। वो कितनी करंट है आई जी भैया 4, ओके। 4 मिली में है तो इसे एम्पियर में बदलो। ठीक है ना, 4 मिली है और 15 ओम का चलो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। टोटल जो मैक्सिमम आपके पास करंट है वो 6 है। 6 में से माइनस करोगे 0.004 को तो कितना आएगा। तो देखो अप्रोक्स अगर मैं इसको निकालूं तो ऊपर तो देखो आपके पास सिंपल 6 पॉइंट, देखो जो ये 0.004 है ये बहुत छोटा नंबर है 6 में से माइनस करने पर, तो मैं इसको अप्रोक्स 6 लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। पे देखो कैलकुलेशन को बस थोड़ा आसान कर रहा हूं। आप एग्जैक्ट भी लिखोगे तो भी ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मैंने क्या करा, इसे थोड़ा सा अंतर डाला बस। ये 2 और ये 3 और 3 से हो गया कि तुम्हारे पास कितना 5, तो सिंपल सा आंसर आ गया 0.01 ओम। बात समझ में आ गई ना कि 6 में से अगर मैं माइनस भी करूंगा तो मैं से अप्रोक्स 6 लिख सकता हूं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पक्का क्वेश्चन क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाई डू वी यूज अ शंट टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। अब देखो बच्चों, जो अमीटर है उसे हम सर्किट में किस में लगाते थे, सीरीज में, ताकि जो रेजिस्टेंस है वो लो रहे और सर्किट की जो करंट है उसको अफेक्ट ना करे। इसलिए हम जो शंट रेजिस्टेंस है उसको किस में लगा रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ना शंट को। शंट मतलब स्मॉल, यानी ताकि जो शंट रेजिस्टेंस है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर को लो रखे। बात समझ में आ गई। चलो बता देता हूं कि भाई जो अमीटर है, एज द मीटर, as the ammeter is connected in series, is connected in series, connected in series in the circuit। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है कि भाई हम अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, बहुत बढ़िया है। its resistance must be very low, its resistance must be very low। ठीक है भाई, must be very low so that the circuit current, is not affected, circuit current is not affected। ठीक है भाई, सर्किट की जो करंट है वो अफेक्ट ना हो ताकि उसका रेजिस्टेंस स्मॉल रहे। a very low resistance a very low resistance a very low resistance makes a very low resistance makes the effective resistance of galvanometer। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि वेरी लो रख रहा है, बहुत कम रेजिस्टेंस रखता है। तो बात समझ में आ गई कुछ समझना। व्हाई डू वी यूज अ शंट टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। क्लियर। अब आगे क्या कहता है। A galvanometer of resistance 15 ohm, ठीक है, show a full scale deflection of the meter scale of current of 6 milliampere। Calculate the value of shunt resistance required to convert the galvanometer and ammeter of the range of 0 to 6 ampere। अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला था देखो, S इज इक्वल टू था कितनी थी, आई जी इंटू जी आई माइनस आई जी। करंट हमारे पास दे रखी है 6 मिली, तो 10 की पावर -3, ये है 15, जो करंट है वो है 6 माइनस 6 इंटू 10 की पावर -3। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप खुद सोचो कि आप इस 6 में से किसको माइनस कर रहे हो, तो 6 माइनस
006 को, जो बहुत छोटा होगा। तो 6 में से अगर मैं इसको माइनस भी करूंगा तो मैं इसे अप्रोक्स 6 लिख सकता हूं क्या? बताओ, कुछ ज्यादा अंतर तो नहीं आएगा इसकी वैल्यू पर, ठीक है ना। तो आंसर आपका आ जाएगा 0.015 ओम। क्लियर है इतनी बात? फॉर्मूला देखो बच्चों याद रखना है, फॉर्मूले में आपकी कोई कंजूसी नहीं है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, वरना भैया आगे बढ़ते हैं।